हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं जेडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है। आज हमारा विषय है विज्ञान में खनिज एवं धातुएं। खनिज एवं धातुएं क्या होती है हम आप जानते हैं कि जितने भी अपने आसपास जो भी यंत्र उपकरण या कोई भी वस्तु दिखाई देती है किसी न किसी खनिज या पदार्थ या धातुओं से बनी होती हैं। और जो सबसे पहले युग शुरू हुआ था वो ताम्र युग था। जो तांबा था सबसे पहले उसका प्रयोग शुरू हुआ, लेकिन जैसे जैसे अन्य चीज़ों का ज्ञान हुआ और इसके बाद जब लोहे का ज्ञान हुआ, लोहे के ज्ञान से, लोहे की जानकारी से या लोहे की खोज से क्रांति आ गई। यानी कि जब लोहा की खोज हो गई तो क्रांति आ गई। हम आप देखते हैं कि जितने भी यंत्र हैं, चाहे यातायात हो, चाहे घर हो या कोई भी वस्तुएं हों, उसमें सबसे अधिक लोहे का प्रयोग किया जाता है। अब धीरे धीरे क्या हो गया, अब हम देख रहे हैं कि जो स्टील है या प्लास्टिक उसका रूप धीरे धीरे लेता चला जा रहा है। इस प्रकार से हमारे धातुओं का जब ज्ञान हुआ और खनिजों का ज्ञान हुआ, धीरे धीरे इस पर प्रभाव पड़ा और जब लोहे की खोज हुई तो क्या हुआ, एक क्रांति आ गई। उस क्रांति से ही आज हमारा जीवन चल रहा है। तो सबसे पहले हमारे चारों तरफ विभिन्न धातुओं से बने विभिन्न उपकरण, वस्तु यानी कि जितने भी उपकरण हैं, वस्तुएं हैं, यंत्र हैं, आज जो हमारे प्रयोग में आते हैं सब किसके बने होते हैं, खनिज के बने होते हैं। मानव विकास के क्रम में ताम्र युग का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। यानी कि जिस समय जीवन की शुरुआत हुई उसके कुछ समय बाद सबसे पहले जो क्रम आया वो ताम्र युग का आया, यानी कि तांबे का आया। इस युग में तांबे से बनी वस्तुओं एवं अस्त्रों का निर्माण हुआ। उस समय क्या हुआ, जब तांबे का प्रयोग हुआ तो तांबे से क्या बना, वस्तुएं बनी। फिर उसके बाद अस्त्रों का निर्माण हुआ। फिर इसके बाद क्या हुआ, लोहे की खोज ने औद्योगिक क्रांति का जन्म दिया। यानी कि जो लोहा था इसकी खोज से क्या हो गई, औद्योगिक क्रांति की बाढ़ आ गई। इसके बाद बर्तन है, आभूषण है, विद्युत उपकरण, यातायात के साधन आदि का निर्माण बिना धातुओं के उपयोग के असंभव है। यानी कि ये जो भी वस्तुएं हैं इनका उपयोग क्या है, असंभव हो जाता है। फिर इसके बाद आता है जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, यानी कि जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां धातुओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग ना होता है। चाहे प्रत्यक्ष रूप में चाहे अप्रत्यक्ष रूप में उसका प्रयोग होता है। प्रकृति में केवल कुछ धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। हम आप जानते हैं कुछ धातुएं मतलब होता है अवस्था में पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए क्या दिया हुआ, सोना तथा प्लेटिनम जैसी धातुएं तत्व के रूप में पाई जाती है। यानी जो तत्व होते हैं उसके रूप में सोना और प्लेटिनम पाया जाता है। फिर इसके बाद आता है अधिकांश धातुएं प्रकृति से यौगिक के रूप में मिलती हैं। किसके रूप में मिलती हैं, यौगिक के रूप में, यानी कि उसके साथ कुछ ना कुछ मिला होता है, उसको बाद में क्या करते हैं, अलग करते हैं। इनमें सबसे अधिक उनके ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है। यानी कि जो धातुएं पाई जाती हैं वो ऑक्साइड के रूप में पाई जाती हैं। फिर इसके बाद आता है लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीज आदि ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। यानी कि लोहा है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीज है आदि क्या है, ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। दूसरे स्थान पर धातुएं किसके रूप में पाई जाती है, सल्फाइड के रूप में। किसके रूप में पाई जाती है, सल्फाइड के रूप में पाई जाती है। फिर इसके बाद आता है किसी श्रेणी में कॉपर यानी कि तांबा, लेड, सीसा, जिंक, जस्ता, निकिल आदि पाए जाते हैं। प्रकृति में सिलिकेट के रूप में खनिज बहुलता में पाई जाती है। यानी कि जो प्रकृति है, यानी कि प्रकृति हम नेचर जानते हैं कि वो सिलिकेट के रूप में पाया जाता है जिसमें बहुलता होती है। किसका, खनिज की बहुलता पाई जाती है। किंतु सिलिकेट से धातुओं का निष्कर्षण कठिन होता है। निष्कर्षण का मतलब होता है अलग करना। जो अलग करने की प्रक्रिया होती है ये अपेक्षाकृत अधिक खर्चीला होता है और ज़्यादा कठिन होता है। खनिज प्रकृति पदार्थ के रूप में, यानी कि जो खनिज होते हैं प्रकृति में पाए जाते हैं। प्रकृति में कहाँ पाए जाते हैं, जमीन के अंदर पाए जाते हैं या कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। ये खनिज पदार्थ के रूप में पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी से प्राप्त होते हैं। पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी का निर्माण क्या होता है, विभिन्न प्रकार के तत्वों एवं यौगिकों से होता है। यानी कि हम आप जानते हैं कि जो मृदा बनी है या भू प्रॉपर्टी बनी है या पृथ्वी बनी हुई है, इसके निर्माण में विभिन्न प्रकार के तत्वों और यौगिकों का सहयोग होता है। भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व, कौन से, अकार्बनिक, दो प्रकार के तत्व होते हैं, अकार्बनिक और कार्बनिक, जिसमें कार्बन पाया जाता है जिसमें नहीं पाया जाता है, तथा यौगिकों को खनिज कहते हैं। क्या है,
भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व अथवा यौगिकों को खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व अथवा यौगिकों को खनिज कहते हैं, जैसे क्वार्ट्ज, माइका, अभ्रक, हेमेटाइट, बॉक्साइट, ऑक्साइड, ग्रेनाइट। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से खनिज प्रकृति में पाए जाते हैं। चट्टानें मुक्ता सिलिकेटों की बनी है, जो पृथ्वी पर सबसे सामान्य खनिज हैं। जो पृथ्वी पर क्या है? सबसे सामान्य खनिज होते हैं। खनिज पृथ्वी के तल पर भू प्रॉपर्टी तथा समुद्र में पाए जाते हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं कि खनिज बताया गया था समुद्र में पाए जाते हैं। तो समुद्र में कौन कौन से पाए जाते हैं? सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडेट आदि खनिज समुद्री जल में पाए जाते हैं। सोडियम क्लोराइड, इसे हम नमक कहते हैं, खाया जाता है। सोडियम आयोडाइड भी है। सोडियम आयोडेट आदि खनिज समुद्र जल में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद आता है खनिज धातु तथा अधातु दोनों प्रकार के हो सकते हैं। यानी जो खनिज होते हैं वो धातु भी हो सकती है या अधातु दोनों हो सकते हैं, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कहा गया स्फटिक, क्वार्ट्ज, अभ्रक आदि क्या है? आधात खनिज हैं। कौन से हैं? आधात खनिज हैं। फिर आता है खनिज धातु एवं आधात तत्वों के यौगिक भी हो सकते हैं। खनिज धातु व आधात तत्वों के यौगिक भी हो सकते हैं, जैसे बॉक्साइट, Al2O3 2H2O बॉक्साइट। फिर दिया है नामक खनिज एल्यूमीनियम धातु तथा ऑक्सीजन आधात का यौगिक है। जैसे एल्यूमीनियम है, एल्यूमीनियम में बताया गया कि एल्यूमीनियम धातु है तथा जो ऑक्सीजन है वो क्या है? आधात है का यौगिक है। फिर इसके बाद आता है इसी प्रकार कॉपर ग्लास Cu2S भी तांबा धातु है तथा सल्फर क्या है? आधात है का ये यौगिक है। क्या होता है? का यौगिक है। अधिकांश धातुएं संयुक्त अवस्था में अपने यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं। यानी कि जो अधिकांश पाए जाते हैं संयुक्त रूप से यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं। हम आप जानते हैं भू प्रॉपर्टी या ज़मीन के अंदर या ज़मीन के ऊपर के आसपास जो होते हैं खनिज तत्व पाए जाते हैं। फिर आता है अयस्क। अयस्क क्या है? अयस्क में बताया गया ऐसे प्राकृतिक तत्व जिसमें तत्वों के उनके प्रभाव से क्या लगभग सभी चट्टानों में कुछ न कुछ मात्रा में धात्विक खनिज पाए जाते हैं, परंतु कुछ में धातु की मात्रा इतनी कम होती है कि उससे धातु का निष्कर्षित निकालना करना कठिन एवं बहुत महंगा पड़ता है। यदि खनिज में धातु की मात्रा अधिक होती है तो उससे धातु का निष्कर्षण सरल एवं लाभकारी होता है। यानी कि जो धातु होता है, खनिज होता है, उनका जो निष्कर्षण किया जाए कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा लाभकारी हो तो उन्हें क्या कहते हैं? अयस्क कहा जाता है। ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से एवं कम लागत में हो जाता है, अयस्क औरी कहलाते हैं। अयस्क औरी कहलाते हैं। फिर इसके बाद आता कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी अयस्क खनिज होते हैं। यानी कि जो भी अयस्क है वो खनिज है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। यानी कि इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी अयस्क, यानी कि अयस्क जितने भी हैं वो सभी खनिज है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सभी खनिज क्या हों? अयस्क नहीं होते हैं। फिर आता है कि अयस्क धातुओं के ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट तथा कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। या तो ऑक्साइड के रूप में पाया जाएगा या सल्फाइड के रूप में पाया जाएगा, सल्फेट के रूप में पाया जाता तथा कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद आता है अधिकांश अयस्कों में केवल एक ही धातु उपस्थित होती है। यानी कि जो अधिकांश अयस्क होते हैं उसमें केवल एक ही धातु उपस्थित होती है। कुछ प्रमुख अयस्क एवं उनसे निष्कर्षित किए जाने वाले धातु देखिए, यहाँ पर धातु का नाम लिखा हुआ है, अयस्क का नाम लिखा हुआ है, रासायनिक सूत्र और अयस्क का रूप किस रूप में होता है। सबसे पहले दिया हुआ है मैग्नीशियम। क्या दिया है? मैग्नीशियम। अयस्क का नाम क्या है? मैग्नेसाइट। क्या नाम दिया है? मैग्नेसाइट दिया हुआ है। रासायनिक सूत्र दिया है MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट।
ये अयस्क के किस रूप में होता है? कार्बोनेट के रूप में होता है। फिर दिया हुआ है जिंक, जिंक दिया हुआ है। जिंक अयस्क का नाम क्या है? कैलेमाइन। क्या नाम है? कैलेमाइन दिया हुआ है। इसका रासायनिक सूत्र होता है ZnCO3, जिंक कार्बोनेट। और किस रूप में होता है? अयस्क का रूप कैसा होता है? कार्बोनेट का रूप होता है। फिर इसके बाद दिया है लेड। लेड का अयस्क नाम होता है ग्लेना। क्या नाम होता है? ग्लेना नाम होता है। जो रासायनिक सूत्र होता है PbS होता है। क्या होता है? PbS होता है। और सल्फाइड अयस्क का क्या नाम है? सल्फाइड के रूप में होता है। फिर दिया हुआ कापर, कापर दिया हुआ है और अयस्क का नाम है कापर ग्लास। क्या नाम दिया है? कापर ग्लास दिया हुआ है। रासायनिक सूत्र दिया हुआ CO2S। और अयस्क के रूप में किसका होता है? सल्फाइड के रूप में होता है। फिर आता है आयरन, यानी कि जो लोहा होता है वो हेमेटाइट के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? अयस्क का नाम दिया हेमेटाइट के रूप में होता है। और इसका सूत्र क्या होता है? Fe2O3 होता है। Fe2O3 होता है और ऑक्साइड के रूप में होता है। इसका क्या नाम है? रूप ऑक्साइड। फिर इसके बाद आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या नाम है? बॉक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉक्साइड कहा जाता है। और बॉक्साइड का सूत्र क्या होता है भाई? Al2O3 2H2O, यानी कि Al2O3 2H2O। और अयस्क का रूप कैसा होता है? ऑक्साइड का रूप होता है। कैसा होता है? ऑक्साइड का रूप होता है। फिर दिया हुआ सिल्वर, सिल्वर दिया हुआ है। इसको क्या कहते हैं? अर्जेंटाइन कहते हैं। क्या करते हैं? अर्जेंटाइट कहा जाता है। और इसका रासायनिक सूत्र होता है Ag2S। क्या होता है? Ag2S होता है। Ag2S। और ये अयस्क के रूप में किसके होता है? सल्फाइड के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? सल्फाइड के रूप में होता है। फिर इसके बाद आता है कैल्शियम। जो कैल्शियम होता है इसका अयस्क नाम क्या है? जिप्सम होता है। जिप्सम मृदा सुधार के रूप में काम दिया जाता है। और जो प्लास्टर यानी पैर वैर टूट जाते हैं चढ़ाया जाता है वो जिप्सम होता है। और इसका सूत्र क्या होता है? CaSO4 2H2O होता है। CaSO4 2H2O होता है। और अयस्क का रूप कैसा होता है? सल्फेट का रूप होता है। कैसा होता है? सल्फेट का रूप होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं भारत में खनिज की उपलब्धता, यानी कि भारत में खनिज कहाँ कहाँ प्राप्त होता है, पाया जाता है। भारत में खनिज कहाँ कहाँ पाया जाता है और कौन कौन सा खनिज किस प्रदेश में पाया जाता है। तो सबसे पहले लिखा है भारत में खनिज की उपलब्धता, भारत में पाए जाने वाले खनिज एवं उनके प्राप्ति स्थान, यानी कि वो कहाँ पर पाए जाते हैं और कौन सा खनिज पाया जाता है। तो सबसे पहले लिखा हुआ देखिए चार्ट बना हुआ, धातु का नाम दिया हुआ है, अयस्क का नाम दिया हुआ, प्राप्त स्थान दिया हुआ। सबसे पहले है लोहा। जो लोहा होता है इसे हेमेटाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क का नाम क्या है? हेमेटाइट है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। यानी कि लोहा जो पाया जाता है बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। फिर इसके बाद दूसरा नंबर आता है तांबा। क्या आता है? तांबा आता है। तांबा का अयस्क का नाम होता है कॉपर पाइराइट। तांबा क्या है? कॉपर पायराइट है। जो कॉपर पायराइट के नाम से अयस्क कहा जाता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, बिहार में, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है। तो नेक्स्ट दिया हुआ है सोना। सोना क्या होता है? ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है। सोना जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ये कुलार की खान जो कर्नाटक में पाया जाता है वहाँ पर मिलता है और कुछ मात्रा में आंध्र प्रदेश में मिलता है। फिर इसके बाद आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को हम आप जानते हैं कि इसका क्या नाम है? बॉक्साइट नाम है। क्या नाम है? बॉक्साइट है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। फिर इसके बाद आता है कैल्शियम। कैल्शियम को हम सब लोग जानते हैं चूना पत्थर कहते हैं। कैल्शियम जो चूना पत्थर होता है इसका नाम है चूना पत्थर। और ये सभी राज्यों में लगभग पाया जाता है, जिसे हम आप सब लोग खड़िया भी बोलते हैं। संगमरमर के रूप में या राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। यानी कि हम आप जानते हैं आजकल संगमरमर का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। फिर दिया हुआ कि देश में कुछ अधात्विक खनिज जैसे अभ्रक, कोयला, पेट्रोलियम,
पाए जाते हैं। ये भी खनिज का ही रूप है। क्या है, इसको क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। पेट्रोलियम द्रव अवस्था में भू प्रॉपर्टी से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे खनिज कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं, यानी कि खनिज तेल कहते हैं। फिर इसके बाद आता है आधात का नाम, आधात्विक खनिज और प्राप्त स्थान, यानी कि जो आधात हैं वो आधात्विक खनिज होते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले दिया सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन। सिलिकॉन और ऑक्सीजन को आधात्विक खनिज क्या है? अभ्रक है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु और राजस्थान में। बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु और राजस्थान में पाया जाता है। फिर कार्बन, यानी कार्बन किसमें? संगमरमर और चूना पत्थर में होता है, आधात्विक खनिज होता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। फिर दिया हुआ कार्बन। कार्बन का मतलब होता है कोयला। कार्बन क्या है? कोयला है, जो काला होता है उसे कोयला कहते हैं। ये पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु में पाया जाता है। फिर इसके बाद आता है कार्बन एवं हाइड्रोजन। जो कार्बन और हाइड्रोजन होता है इसको पेट्रोलियम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पेट्रोलियम, यानी कि जो आधात्विक खनिज है इसको पेट्रोलियम कहते हैं। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? गुजरात, असम, अरब सागर के तटीय क्षेत्र तथा कावेरी, कृष्णा, गोदावरी के मुहानों पर, यानी कि ये नदियों के मुहानों में पाए जाते हैं और गुजरात, असम और अरब सागर के तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद आता है कि भारत में सोना। आप जानते हैं कि भारत में सोना, तांबा, जिंक, जस्ता तथा टंगस्टन खनिजों की उपलब्धता बहुत कम है, यानी कि बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तथा प्लेटिनम खनिज का पूर्ण अभाव होता है, यानी कि प्लेटिनम खनिज जो है बहुत निम्न मात्रा में या नहीं पाया जाता। फिर इसके बाद आता अयस्क प्रकृति में पाया जाने वाला वह खनिज है जिसमें एक या एक से अधिक धातुओं, अधातुओं को लाभदायक रूप में निष्कर्षित किया जा सकता है। दिया हुआ कि अयस्क प्रकृति रूप में पाया जाता है या खनिज होता है, इसमें एक या एक से अधिक अधातुओं या धातुओं के लाभदायक रूप को क्या करते हैं? अलग किया जाता है। और इस अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या करते हैं? निष्कर्षित कहते हैं। फिर इसके बाद आता है अयस्क से धात या आधात प्राप्त करने और उन्हें विभिन्न उपयोगों के लिए शुद्ध करने के विज्ञान को धात कर्म या मेटलर्जी कहते हैं। धात कर्म या मेटलर्जी कहते हैं। अयस्क से धात या आधात प्राप्त करने और उन्हें विभिन्न उपयोगों के लिए शुद्ध रूप में प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसे धात कर्म या मेटलर्जी कहते हैं। कुछ अयस्कों में प्रमुख धात के अतिरिक्त अन्य धात भी उपस्थित हो सकते हैं। अन्य धात भी उपस्थित हो सकते हैं, जैसे तांबे के अयस्क, कैल्कोपाइराइट CuFeS2 में तांबा, क्रोमियम के अयस्क क्रोमाइड या FeCr2O4 में क्रोमियम, टाइटेनियम के अयस्क एल्यूमिनाइट या FeTiO3 में टाइटेनियम के अतिरिक्त अन्य धात आयरन लोहा भी उपस्थित होता है। इस प्रकार से हम जो है ये देखते हैं कि जो अयस्क होते हैं, धात अयस्क, ये मिक्स होते हैं और इनके अलग करने की जो प्रक्रिया होती है इसे मेटलर्जी या धात कर्म कहते हैं। और इनमें विभिन्न प्रकार से इसको निष्कर्षित करके उपयोग में लाया जाता है। आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।